जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग मौर्य वंश के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने मौर्य वंश के 2 वीडियो को ऑलरेडी पढ़ चुका है, पार्ट 1 एवं पार्ट 2। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। यदि आप कोई भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आने वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्रमवार तरीके से सारे वीडियो को देखें। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक के बारे में। अशोक के नाम के स्रोत क्या हैं, पारिवारिक जानकारी अशोक के बारे में, शासक बनने से पूर्व उनकी स्थिति क्या थी, उपाधियाँ, कलिंग का युद्ध जो विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, फिर बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव किस प्रकार से हुआ था, अशोक का धम्म नीति क्या है, और सम्राट अशोक का जो पौत्र है दशरथ, उनके बारे में और बृहद्रथ के बारे में जो है ब्रीफ जानकारी को प्राप्त करेंगे। सारे के सारे इन जितने भी टॉपिक को हमने डिस्कस किया, इसको हम माइंड मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके माइंड में ये माइंड मैप बिल्कुल पूरी तरह से छप जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम एल एम शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले अशोक का बात किया जाए तो इनका शासनकाल था 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठते हैं और मौर्य वंश के शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। गद्दी पर बैठने की तिथि जो है 273 ईसा पूर्व है, लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये 4 साल का गैप क्यों हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि राज्याभिषेक से पहले अशोक को शासक के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि जो अशोक के और अन्य भाई थे, ऐसा माना जाता है कि लगभग 99 भाइयों की हत्या करने के बाद वो जाके शासक बने थे। और जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब हम शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तब जाके उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अशोक के नाम विभिन्न स्रोतों के आधार पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक के विभिन्न नाम हैं, जैसे अशोक वर्धन, अशोक मौर्य, प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी और अशोक, ये अलग अलग उनके नाम हैं। और ये किन स्रोतों से ये नाम पड़ा है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुराण के माध्यम से उनका नाम अशोक वर्धन है, अर्थात पुराणों में उनका नाम अशोक वर्धन है। गिरनार अभिलेख में उनका नाम अशोक मौर्य है, जबकि भबरू शिलालेख में उनका नाम प्रियदर्शी है। और मस्की, गुर्जरा आदि जो अभिलेख हैं वहां पे उनका नाम अशोक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है, तो मस्की या फिर गुर्जरा अभिलेख में उनका नाम अशोक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पारिवारिक जानकारी की बात किया जाए तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था। और एक चंपा के एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी। अशोक की टोटल 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां। उनकी पहली पत्नी का नाम थी कारुवाकी, दूसरी पत्नी का नाम था पद्मावती और तीसरी पत्नी का नाम था नागदेवी। सबसे ज्यादा प्रेम जो है अशोक कारुवाकी से ही करते थे। कारुवाकी सबसे प्रिय पत्नी थी किनकी? अशोक की। कारुवाकी से उन्हें पुत्र होता है तीवर। और इसका किसमें जिक्र मिलता है? तो ये अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है कारुवाकी के बारे में और उनके पुत्र तीवर के बारे में। पद्मावती का जिक्र मिलता है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, उनके अनुसार यह जिक्र मिलता है कि उनकी अन्य पत्नी का नाम था पद्मावती। जबकि नाग देवी है, उनसे उन्हें जो पुत्र होता है उसका नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। यही
महेंद्र और संघमित्रा हैं जो जाके श्रीलंका में बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये उनकी पारिवारिक जानकारी है। उनकी 3 पत्नियां थी, कारुवाकी, पद्मावती और नागदेवी, और पुत्र का नाम था तीवर जो कि कारुवाकी से हुआ था, जबकि दूसरे पुत्र महेंद्र जो कि नागदेवी से हुई थी, और इनके पुत्री का नाम है संघमित्रा। ये पारिवारिक जानकारी है अशोक के बारे में जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि अशोक शासक बनने से पहले क्या थे। तो अशोक जो है शासक बनने से पहले तक्षशिला, अवंती और उज्जैन के गवर्नर रह चुके थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन स्थानों के या किन प्रदेशों के गवर्नर के रूप में अशोक ने अपना योगदान दिया था। तो आपका आंसर क्या होगा? तक्षशिला, अवंती और उज्जैन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ के गवर्नर थे। तो शासक बनने से पूर्व वह तक्षशिला, अवंती और उज्जैन के गवर्नर रह चुके थे। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि शासक बनने से जस्ट पहले या तुरंत पहले कहाँ के वो गवर्नर थे। तो वो अवंती के गवर्नर थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्न में से किन स्थानों के गवर्नर के रूप में अशोक ने योगदान दिया था। ऑप्शन में आपका तक्षशिला, अवंती और उज्जैन जो भी रहेगा या फिर तीनों रह सकता है, उसके अनुसार आपको टिक करना है। नेक्स्ट है उपाधियां। अशोक को किन किन उपाधियों से नवाजा गया था। तो उन्हें जो मुख्य रूप से उपाधि मिली थी, एक था देवनाम प्रिय और दूसरा था प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय का अर्थ हुआ देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का मतलब हुआ प्रिय दर्शन। ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग अर्थ के हैं। देवनाम प्रिय का मतलब हुआ देवताओं का प्रिय, जबकि प्रियदर्शी का मतलब हुआ प्रिय दर्शन। ये उनको उपाधि मिला था। विभिन्न अभिलेखों में इसका जिक्र किया गया है और देवनाम प्रिय के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी उनका हिंदू धर्म से जो लगाव था वह खत्म नहीं हुआ था। अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी अशोक जो है हिंदू धर्म से उतना ही प्रेम करते थे जितना वो पहले करते थे। इसमें एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि कलहन की जो राजतरंगिणी है उनके अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आपको विभिन्न एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की है। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। अब हम बात करेंगे कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग का युद्ध एक ऐसा टॉपिक है जहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसका स्रोत क्या है? तो कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार। और कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ये हुआ था कलिंग का युद्ध। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण करता है या कलिंग विजय करता है। तो 8वें वर्ष बाद। कब? 261 ईसा पूर्व में। युद्ध के परिणाम के रूप में बात किया जाए तो इसमें भारी हत्या, विध्वंस और विनाश होता है। चारों तरफ सैनिकों के छत विछत शरीर पड़े हुए हैं। महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाज आ रहे हैं। कितनी बहन, कितनी माएँ विधवा हो गई है। और ये सब स्थिति को देखकर अशोक काफी विचलित हो जाता है, काफी दुखी हो जाता है और अशोक को बहुत ही गहरा पश्चाताप होता है। और इसके कारण अशोक ने युद्ध की नीति को यहाँ पर त्याग देता है और वो युद्ध नीति के जगह धर्म विजय अर्थात सांस्कृतिक विजय को अपनाता है। वह मानता है कि अब हम राज्य का विस्तार या साम्राज्य का विस्तार युद्ध के आधार पर नहीं, सांस्कृतिक विजय पाकर करेंगे और इसी को धर्म विजय के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अशोक जो है युद्ध की नीति को त्याग देता है और धर्म विजय को अपना लेता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग पर जब आक्रमण हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था। तो उस समय वहां का शासक जो था नंदराज था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से इसका जिक्र मिलता है। कलिंग के शासक की जानकारी हमें अशोक के जो 13वें शिलालेख है वहां पर हमको नहीं मिलता है। ये हमें कहां पर मिलता है? तो ये खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से इसकी जानकारी मिलती है कि कलिंग आक्रमण के समय
कलिंग का शासक जो था वह नंदराज था। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का शासक कौन था, तो वह था नंदराज। कौन था? नंदराज। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नीति परिवर्तन का बात किया जाए तो यहाँ पे अशोक जो है भेरी घोष के जगह धर्म घोष की घोषणा करते हैं। भेरी घोष का मतलब हुआ युद्ध की घोषणा और धर्म घोष का अर्थ होता है धर्म की घोषणा। अर्थात अशोक का कहना था कि अब हम युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, जबकि धर्म घोष के आधार पर अर्थात धर्म विजय के आधार पर, सांस्कृतिक विजय के आधार पर, प्रेम और सद्भाव के आधार पर साम्राज्य का विस्तार करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के मन में भयंकर परिवर्तन होता है। उनका दिल पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। युद्ध की नीति को पूरी तरह से वो त्याग देते हैं और वो बौद्ध धर्म की ओर झुकते चले जाते हैं। युद्ध के बाद अशोक अपने चचेरे भाई जिनका नाम था सुमन, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था निग्रोध, उनका वो प्रवचन सुनते हैं। कौन? अशोक। और वो काफी प्रभावित होते हैं बौद्ध धर्म से और वो बौद्ध धर्म अपनाने की सोचते हैं और बाद में उपगुप्त उनको बौद्ध की दीक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने प्रदान की थी, तो उपगुप्त ने प्रदान की थी। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है निश्चित रूप से। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, थोड़ा और डीप में जाके यदि आयोग क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो क्वेश्चन बनता है कि अशोक बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तो अशोक जो है अस्थावीर शाखा, बौद्ध धर्म की अस्थावीर शाखा का शिष्य था, अनुयायी था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अशोक का धर्म नीति जो है, इसमें और क्या क्या विशेष है इसको देखते हैं। तो धर्म का स्वरूप क्या होता है, तो धर्म का कोई धार्मिक उपदेश नहीं था। जैसे अशोक को यह पूरी तरह अच्छे से मालूम था कि उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। यदि सभी को वो बौद्ध धर्म मानने के लिए बाध्य करेंगे तो उनका यह नियम या यह नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए वो धर्म का स्वरूप को अपनाते हैं। धर्म का यहाँ अर्थ धर्म से नहीं है, धार्मिक उपदेश से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सामाजिक और नैतिक नियमों से है। अर्थात यह एक ऐसा नियम था, सामाजिक और नैतिक नियम था, जो मूल रूप से सभी धर्मों में पाया जाता है, जो इंसानियत के दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से हर धर्म के लोग इसे आराम से मान सकते हैं। ऐसा था इनका धर्म नीति। जैसे कि पशुओं को हत्या नहीं करना है, पशुओं के चिकित्सा के लिए वो व्यवस्था करते हैं, सभी प्रजा को वो अपना संतान के रूप में मानते हैं। तो ये हर धर्म में यह सिखाया जाता है कि सभी को एक समान समझा जाए, सभी को अपने जैसा समझा जाए, हर जीव जंतुओं पर दया किया जाए। ये सभी धर्म में सिखाया जाता है और यही स्वरूप था किसका? उनका जो धर्म स्वरूप था उसका। और धर्म के प्रचार के लिए वो क्या कदम उठाते हैं, तो इसका जिक्र किया गया है अशोक के 5वें शिलालेख में। और इसके अनुसार अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, तो 5वें शिलालेख में। और धर्म का ये सिर्फ अपने साम्राज्य में ही नहीं, देश विदेश में भी इसका प्रचार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार भी करते हैं। और वो श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाते हैं। वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि महेंद्र और संघमित्रा किनके संतान थे, अशोक के किस पत्नी से यह संतान प्राप्त हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। तब आपको मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। अशोक यहाँ खुद एक उपासक के रूप में कार्य करते हैं और वो बौद्ध धर्म के विभिन्न स्थलों की यात्रा करते हैं। जैसे कि 10वें वर्ष में वो बोध गया जाते हैं, 12वें वर्ष में वो निगाली सागर की यात्रा करते हैं और 20वें वर्ष लुम्बिनी को जाते हैं। कौन? अशोक। आजीविकों के लिए वो गुफाएं का निर्माण करवाते हैं। जैसे बराबर की पहाड़ियों में वो गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। किसके लिए? आजीविकों के निवास के लिए। तीसरी बौद्ध संगति की बात किया जाए तो अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी आई क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बौद्ध की तीसरी जो संगति हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो अशोक के कार्यकाल में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और यूरोपियन लेखक जो है इनकी तुलना करते हैं रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से। किससे करते हैं? कॉन्स्टेंटाइन से इनकी
तुलना करते हैं यूरोपीय लेखक सब। अब हम दशरथ के बारे में देखेंगे। दशरथ कौन थे? तो ये सम्राट अशोक के पुत्र थे, अर्थात सम्राट अशोक के बेटे के पुत्र का नाम था दशरथ। ये अपने दादा अशोक की तरह बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे और इन्होंने बिहार के गया में एक पहाड़ी है नागार्जुन पहाड़ी, वहां पे आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बिहार के गया में नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए किसने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। और दशरथ ने अपने दादा अशोक की तरह उपाधि को धारण किया था और उस उपाधि का नाम था देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय अशोक को भी कहा गया था। अब उसके पौत्र दशरथ ने भी यह उपाधि को धारण किया। नेक्स्ट है विहद्रथ। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था विहद्रथ। और इसका शासन का अंत कैसे होता है? तो उनका एक सेनापति था, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और इनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने ही इनकी हत्या कर देते हैं। किनका? विहद्रथ का हत्या कर देते हैं और यहाँ से शुंग वंश की स्थापना करते हैं, जिसको हम बाद के क्लासों में पढ़ेंगे। तो अशोक के बारे में जितने भी फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हम उनको बारी बारी से डिस्कस किए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको यदि इस क्लास का PDF चाहिए, हिंदी चाहे इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।